तुम सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। तुम सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, मगर वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा मेरे दोस्त, जिस वक्त आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं गौरव यादव और आप लोग देख रहे हैं फ्रेश ट्यूटोरियल। तो आज हम फ्रेंड ट्यूटोरियल के जो लेक्चर चल रहा है अभी वेक्टर का लेक्चर, इस लेक्चर में आज हम दूसरा लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले टॉपिक में हमने वेक्टर क्या होता है ये पढ़ा, उसके टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े, साथ ही साथ हमने और भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को जाना। तो हम आज का लेक्चर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने पहला लेक्चर एंड किया था, और उसको कनेक्ट करने के लिए साथ ही साथ हम जो लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक था यूनिट ऑफ वेक्टर, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है आपके आज के लेक्चर में। तो अपने पास यूनिट वेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे कौन कौन से दो टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, दो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, एक पहले क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें क्या पूछ रखा है कि फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और वेक्टर ए क्या है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो बोल रहा है कि फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, जिसमें वेक्टर ए हमने सेम ही ले रखा है और वो भी है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो क्या लगता है कि दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग आएगा या फिर दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे? क्या लगता है? नहीं, दोनों के सॉल्यूशंस भी सेम होंगे और दोनों का आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली दोनों में पूछ ही सेम चीज रहा है। तो पहले हम अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देते हैं जिसमें आपसे डायरेक्ट बिल्कुल यूनिट वेक्टर पूछ रखा है। ठीक है, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो यूनिट वेक्टर का ही पढ़ा था। ठीक है, और आई होप कि आप लोग को अभी याद होगा और फॉर्मूलेस भी आपको याद ही होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके हम। ठीक, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आई होप कि आपको याद हो। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से, और ए कैप इज इक्वल्स टू होगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और यहाँ पे जो मॉड है मॉड ऑफ वेक्टर ए है, ये आपको याद होना चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को। ठीक, तो वैल्यूज को हम पुट करते हैं यहाँ पे। वेक्टर ए कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू पुटअप करेंगे 6i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, अब इसका मॉड फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए का, और वेक्टर ए का मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं आई होप आपको याद होना चाहिए, जिसको हमने शायद लास्ट लेक्चर में कवर किया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मॉड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस का 2 2 4 3 3 9। ठीक, तो ये जो आपका बन के आएगा वो आएगा ए कैप इज इक्वल्स टू 6i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप डिवाइडेड बाई 36 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 49 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये आ गया आपका क्या ए कैप, मतलब इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 7। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, आप सेपरेट आउट करके भी लिख सकते हो इसको, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको करके अगर दिखाऊं, ये
तो अगर आप इसको यहां पे देखो तो क्या आएगी, सेपरेट करके लिख लेते हैं 6i कैप डिवाइडेड बाय 7 प्लस का 2j कैप डिवाइडेड बाय 7 प्लस का 3k कैप डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे तो आप ऐसे लिखो, बात दोनों की एक ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। कौन से वेक्टर की, वेक्टर ए का जो है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, अभी ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को अपने। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें बोल रहा है कि फाइंड कीजिए, क्या यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमें। क्या, कहां पे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें क्या लगता है, अच्छा यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप होगा। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप होगा। ठीक, और क्या बोल रहा है, इसकी डायरेक्शन में बताना है। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर होता है ये होता क्या है बेसिकली, ये यूनिट वेक्टर जो होता है हमारा, ये होता क्या है, ये जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है ना, ये बेसिकली इसकी डायरेक्शन ही तो बताता है। बेसिकली क्या करता है, ये इसकी डायरेक्शन ही तो बताता है ना। मतलब जो वेक्टर ए कैप होता है, ये वेक्टर ए की क्या करता है, डायरेक्शन ही तो बताता है ना। तो हमें क्या बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए कैप, यानी कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। ठीक है, तो प्रोसेस सारी सेम होगी, फॉर्मूला सेम यूज होगा, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपसे चाहे किसी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर पूछे या फिर उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर डायरेक्टली पूछ ले, दोनों को सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है। दोनों ही केसेस में हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही फाइंड आउट करना है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो करना क्या है, ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, आंसर सेम यही आने वाला है। ठीक, तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ये जो क्वेश्चन था ये पिछले टॉपिक से आपको रिलेट करने के लिए था। ठीक है, तो अभी हम आप ये नोट कर लीजिए और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से आपको एक बारी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना दिखा देते हैं, बता देते हैं। ठीक है, ठीक, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉड ए भी बोलते हैं। सॉरी, सपोज कर लो कोई वेक्टर ए है, अगर आपके पास एग्जांपल अगर हम लेते हैं किसी वेक्टर ए का। ठीक, अगर हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। ठीक, तो इसके मॉड को हम कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम बोले तो मॉड ऑफ ए लिखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ ए, या फिर सिंपली आप ए भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाइंड आउट कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है,
बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, डायरेक्टली समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको पक्का आ जाएगा। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट अंडर आई कैप को कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस का स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस का स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के कैप, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ के कैप क्या है, एजेड है, उसका स्क्वायर करें अपन। अब इसको सॉल्व करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी ना, वही होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या होगा इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी, वो जो हमारी वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या निकल के आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक। क्या निकल के आएगी आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चीज है। किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, जो दे रखा आपको ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जिसे हम मॉड ए या फिर सिंपली ए लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सीधा सा फॉर्मूला है कि अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं, नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हो। ये हमारा वेक्टर ए है और जो कि हमने पहले दे रखा था ए जेड प्लस का के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए क्या निकल के आया था हमारा, वो निकल के आया था रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर प्लस का ए जेड स्क्वायर, ठीक बात। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने एक वेक्टर लिया था, उसी का एग्जांपल देखते हैं। तो आपके पास क्या था वहां पे, सपोज कर लीजिए वेक्टर बी, कोई वेक्टर है आपके पास, इसकी वैल्यू है आप पे 6i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए मॉड ऑफ वेक्टर बी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें मॉड ऑफ वेक्टर बी फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, मॉड ऑफ वेक्टर बी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपली इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला पुटअप करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला क्या कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ रूट अंडर, पहले रूट लगाया आपने, ठीक है। सेकंड पी क्या होता है कि स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। आई कैप क्या है, अब करना क्या फिर उसका, उसके कोफिशिएंट का, यानी कि जो ये लिखा हुआ है इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो कर दिया भाई हमने 6 का स्क्वायर। फिर क्या करना है, प्लस नेक्स्ट स्टेप, तो कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का, उसका भी स्क्वायर करना, ठीक है। स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का, ठीक। तो ए वाई, सॉरी, यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 का भी स्क्वायर कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो के कैप का कोफिशिएंट क्या है अपने पास, 2 है,
तो 2 का भी स्क्वायर कर दिया। इसमें भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, बस फिर सॉल्व कर लेंगे सिंपली इसको। क्या है 36, 9 और 4, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 4 49, 49। और सीधा सीधा यहाँ पे अगर मॉड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है। ये आ गया हमारा क्या आंसर। ठीक, बहुत ही इजी चीज होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई होप समझ में आ गया होगा, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे और अब हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं अपने। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही छोटी सी इजी सी चीजें हैं, उसको समझेंगे। वो है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर? पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है? किसी वेक्टर को एक प्लेस से बिना एंगल और बिना उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए किसी दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करना, उसको पैरेलल शिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब पैरेलल शिफ्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनके बीच में क्या होता है, एंगल कांस्टेंट रखा जाता है, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे भी किया जाता है कि एक वेक्टर को इस प्लेस से उठा के हम दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं, बट ना तो हम मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं उस वेक्टर का, ना ही हम उस वेक्टर का उस प्लेन के अलोंग या फिर किसी चीज के अलोंग उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को, जिसमें हम एक वेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं और उस प्रोसेस में ना तो हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं और ना ही हम उसका एंगल चेंज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होती है। कौन सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर देखते हैं क्या होती है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर, एक ये वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इस वेक्टर को यहां कहीं पे लाके शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें यहां इसका यूज है। ठीक है, इसका आगे बहुत यूज भी है पैरेलल शिफ्टिंग का। ये है तो बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा टॉपिक, बट इसका यूज बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ज्यादा है वेक्टर में। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। वेक्टर वे को क्या करना है, हमें यहां से ले जाके एक दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो करना क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वेक्टर को अभी आप देख लो, इसको हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या एंगल है, थीटा है। ठीक, तो करना क्या है, इस वेक्टर का ना तो हम मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे ना ही एंगल चेंज करेंगे, और लाके हमने क्या कर दिया, यहां पे अगर कर दिया, एंगल क्या रखा हमने, कांस्टेंट रखा। एंगल बेसिकली कांस्टेंट रखने से मतलब ये है कि उस यहाँ पे जो एंगल मैं बोल रहा हूँ बराबर कि एंगल कांस्टेंट रखा, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं लेना, उसका बेसिकली मतलब आपको सीधा सीधा ये है कि हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। उस वेक्टर का ना तो हम मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, ना ही उस वेक्टर का हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हाँ, उस वेक्टर की हम पोजीशन जरूर चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसकी जो वैल्यू होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला, उसकी जो वैल्यू होगी उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यही है कि आप वेक्टर वे को विदाउट द चेंजिंग एंगल एंड मैग्नीट्यूड यहां से यहां शिफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके मैग्नीट्यूड में इसकी वैल्यू जो होगी वो कोई इफेक्टिव नहीं होगी, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके पास ये वेक्टर है, ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, वेक्टर बी। ठीक है, अभी क्या करना है, इस वेक्टर को हमें शिफ्ट करके यहां लाना है। तो क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो यहाँ पे कितना है, 5 यूनिट है।
ठीक, डायरेक्शन कौन सी दे रखी है, मान लो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन दे रखी है आपको। करना क्या, कुछ नहीं करना है, इस वेक्टर को एज इट इज लाके यहां कर देंगे। ठीक, मैग्नीट्यूड कितना रखना है, सेम 5 यूनिट। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इसका, सेम रहेगा 5 यूनिट। डायरेक्शन इसकी क्या रखनी है हमें, पहले जैसे इसकी डायरेक्शन हमें क्या रखनी है, ईस्ट की रखनी है। ठीक है, तो वेक्टर बी ये भी है और ये भी वेक्टर बी है। हुआ क्या यहाँ पे हुई है वेक्टर बी की पैरेलल शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, ये पैरेलल शिफ्टिंग का आगे बहुत ज्यादा यूज है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना, वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसका यूज ही है कि अब इसका यूज करने की बारी आ गई। अब इसको पढ़ तो लिया, तो अब इसका यूज करने की बारी आ गई। ठीक है, तो यूज कहां पे करेंगे हम, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए करेंगे, किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में या फिर किसी भी वेक्टर के बीच, चाहे जितने वेक्टर हो यार, उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पैरेलल शिफ्टिंग का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं एंगल क्या होता है पहले, तो फिर पैरेलल शिफ्टिंग का उसमें यूज देखेंगे। ठीक, आई होप कि आपको पैरेलल शिफ्टिंग और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और जो पहले क्वेश्चन किया था वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना, थोड़ा स्लो करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ठीक है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या करते हैं, दो बेसिक चीजें होती हैं, दो बेसिक कंडीशंस होती हैं। पहला कि कोई भी दो वेक्टर के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो उनको आइदर हमें टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड कनेक्ट करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड कनेक्ट करना होगा, तभी हम उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो हमारे पास निकल के आती है वो ये होती है कि उन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री के इक्वल या फिर उससे ज्यादा, बट 180 डिग्री के इक्वल या फिर उससे कम होगा। ठीक है, मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0 एंड लेस और इक्वल टू द 180 डिग्री। ठीक है, तो 0 और 180 के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं जो एंगल होगा। ठीक, देखते हैं, थोड़ा समझते हैं चीजों को। मान लो अपने पास एक वेक्टर ये दे रखा भाई साहब, ये है वेक्टर ए हमारे। ठीक, दूसरा क्या किया, एक वेक्टर ये दे दिया। ठीक, क्या दे दिया, ये वेक्टर ए दे दिया। एक वेक्टर ए हो गया और एक वेक्टर अपने पास बी हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ, इनके बीच में जो एंगल है, सॉरी इनके बीच में जो एंगल है उसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशंस थी। कौन कौन सी दो कंडीशन थी, कि आइदर एक तो हमें टेल टू टेल उन्हें कनेक्ट करना होगा या फिर हेड टू हेड कनेक्ट करना होगा। ठीक, क्या करना होगा, या तो टेल से टेल कनेक्ट करनी होगी या फिर हेड से हेड कनेक्ट करना होगा। दूसरी कंडीशन जो हमारे पास थी, ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। ठीक, एक और कंडीशन हमारे पास थी कि थीटा की जो वैल्यू होगी, कि जो थीटा की ये वैल्यू होगी ये 0 से बड़ी, मतलब 0 से ग्रेटर या फिर उसके इक्वल होगी, और 180 के इक्वल या फिर उससे लेस होगी। ठीक, तो हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं। इन दो कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना है, बाकी हम बहुत ही इजी तरीके से कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक,
तो हमारे पास ये वेक्टर है एग्जांपल में, ठीक। कौन कौन से, एक है हमारे पास वेक्टर बी ए, और एक अपने पास क्या वेक्टर बी, ठीक है। इनके बीच में एंगल पूछ रहा है, तो क्या ये वाला एंगल होगा ना, होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ना, ये तो एंगल हुआ ना, ना गलत बात, ये एंगल नहीं होगा। एंगल क्या होगा, हमें कंडीशन देखनी होगी कि दोनों वेक्टर या तो टेल टू टेल कनेक्ट होने चाहिए या फिर हेड टू हेड कनेक्ट होने चाहिए। क्या कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे, देखते हैं। वेक्टर ए का ये हेड पार्ट है और ये वेक्टर बी का टेल पार्ट है, तो यहाँ पे तो टेल से हेड कनेक्ट पड़ा हुआ है, क्या हो रखा है, टेल से हेड कनेक्ट हो रखा है, ना ही टेल से टेल कनेक्टेड है और ना ही हेड से हेड कनेक्टेड है। तो करना क्या होगा, पहले हमें टेल से टेल को या तो हेड को हेड से कनेक्ट करना होगा। तो अब कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे ऐसे दे ही नहीं रखा, तो सिंपल सी बात है ना। अभी क्या पढ़ा, पैरेलल शिफ्टिंग यूज करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना। तो हमारे पास ये कौन सा वेक्टर था, ये था अपने पास वेक्टर बी और ये था वेक्टर ए। हमको क्या क्वेश्चन में बोल रखा है कि भैया इन दोनों के बीच का हमें एंगल बता दीजिए। ठीक है, बता देंगे एंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए वेक्टर बी को शिफ्ट करें कि वेक्टर ए को शिफ्ट कर लेते हैं। बी तो बिल्कुल सही मस्त लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं इसको सेपरेटली, ये आपका वेक्टर बी हो गया। अब हम यहाँ पे टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए को क्या करेंगे ना, यहां से थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, ठीक, इस डायरेक्शन में यहाँ पे आगे लेके आएंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमें सेम रखना है, डायरेक्शन सेम रखनी, मीन्स एंगल सेम रखना है, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया आपका वेक्टर ए। इसको क्या किया, यहां से उठा के लाके यहां पे कर दिया, ठीक। टेल से टेल क्या कर दिया, इनका कनेक्ट कर दिया। अब इनके बीच का जो एंगल आ रहा है, अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ही होगा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। उसमें भी आपको एक चीज याद रखनी होगी कि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है जो छोटा वाला है अंदर की साइड बन रहा है, दूसरा आपका ये बन रहा है जो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। तो कौन सा वेक्टर हम इसमें से लेंगे, कौन सा एंगल हम इसमें से लेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी दूसरी कंडीशन को याद करना होगा, जो कि हमसे क्या कहती है कि भैया इनके बीच का जो थीटा होगा यानी कि जो एंगल होगा वो या तो 180 से कम होगा या फिर 180 के बराबर यानी कि 180 के इक्वल होगा या फिर 180 से कम होगा, एंड 0 से ग्रेटर या फिर 0 के इक्वल होगा, ठीक है। मीन्स वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए, 180 के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए और 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए। बेसिकली 0 के नीचे तो जाएगा नहीं, बट 180 के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या लगता है कौन सा एंगल इसमें होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, ये वाला एंगल होगा, ठीक। तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या आ गया आपका एंगल, यानी कि आपका थीटा आ गया, ठीक है। ठीक, ये समझ में आ गई, समझ में आया ये, एक बार फिर से देखते हैं। हमें दो वेक्टर दे रखे थे, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ठीक है। दोनों टेल हेड के अकॉर्डिंग कनेक्टेड थे। हमें क्या करना था, इनके बीच में थीटा फाइंड आउट करना था। अब थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन हमें फॉलो करनी होती है। पहली जो होती है उसमें हमें या तो टेल से टेल कनेक्ट करना होता है या फिर हेड से हेड कनेक्ट करना होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ना तो टेल से टेल कनेक्टेड है ना ही हेड से हेड कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब अपनी पहली कंडीशन को फुलफिल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे किसी एक वेक्टर की क्या करनी होगी, पैरेलल शिफ्टिंग करनी होगी। और उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वेक्टर ए की क्या कर दी, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, ठीक। तो वेक्टर बी को एज इट इज रहने दिया, वेक्टर ए की पैरेलल शिफ्टिंग की, और इनके बीच में जो छोटा वाला एंगल है, मतलब जो 180 से लेस वाला एंगल है, वही हुआ इन दोनों के बीच का एंगल, यानी कि वही हुआ थीटा की वैल्यू, ठीक। तो आई होप को आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अभी आपको 3 वेक्टर का एग्जांपल लेके पैरेलल शिफ्टिंग का यूज करके फिर से एंगल फाइंड आउट करना बताते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हो। चलो भैया, तीसरा अपना सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास एक है वेक्टर ए, कहीं घूम रहे हैं ये वेक्टर बी आपके इधर कहीं घूम रहे हैं, और एक है भाई साहब आपके वेक्टर सी, इधर कहीं मस्त होके घूम रहे हैं। ठीक, 3 वेक्टर हैं, तीनों अलग अलग हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि थीटा की वैल्यूज बताना हमको। ठीक है, कहां कहां पे? ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, सी और ए के बीच में। ठीक है, क्या करना हमें थीटा की वैल्यूज बतानी है यहाँ पे। तो क्या लगता है, हो जाएगा इजली? बिल्कुल हो जाएगा यार। पहला शिफ्टिंग का यूज करके अपनी इन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए अगर आप क्वेश्चन को आराम से करोगे, बिल्कुल रिलैक्स होके ना, तो क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाएगा। देखते हैं करके। चलिए क्या करते हैं, एक वेक्टर को कहीं कांस्टेंट कर लेते हैं। चलिए इस वेक्टर को, वेक्टर बी को क्या करते हैं, यहीं पे कांस्टेंट रहने देते हैं। ठीक है, बाकी वेक्टर ए और वेक्टर सी की क्या कर देते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग लगा देते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर सी की क्या कर देते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग लगा देते हैं। वेक्टर बी को क्या रहने देते हैं, कांस्टेंट रहने देते हैं। अपनी कंडीशंस को बस याद रखना है कि या तो टेल से टेल जोड़ना है या फिर हेड से हेड जोड़ना है, और जो थीटा होगी वो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए ए को क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहते हैं, यहां से क्या करना, यहां लाके रख देना। ठीक, क्या करना है, यहां से उठा के यहां लाके रखना है। ठीक, चल भाई, ये हुआ अपना वेक्टर ए। ना तो हमने एंगल चेंज किया, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम। ठीक, अब सेम कंडीशन में सेम कहानी क्या करनी है, सेम सीन वेक्टर सी के साथ भी हमें सेम सीन को रिपीट करना है। ठीक है, ना तो हमें एंगल चेंज करना है और ना ही मैग्नीट्यूड। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर दिया हमने वैसे जैसे कंडीशन का। अपने पास से क्या आ गया, वेक्टर सी आ गया। ठीक है, क्या लगता है कुछ चेंज हुआ? डायरेक्शन क्या थी, पहले भी यही थी, अब भी यही है। मैग्नीट्यूड पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही है। ठीक है, तो अब इनको हटा देते हैं, नहीं रख देते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि ए एंड बी के बीच में क्या बताइए, थीटा की वैल्यू बताइए। ए एंड सी के बीच में आप थीटा की वैल्यू बताइए, मतलब थीटा एंगल बताइए। ए और बी के बीच का एंगल बताइए, और सी और बी के बीच का एंगल बताइए। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइंड आउट कर लेते हैं इसलिए। अब तो देख लीजिए, टेल टू टेल भी कनेक्टेड है, तीनों का टेल आपस में कनेक्टेड। ठीक है, तो फाइंड करने में कोई दिक्कत वाली नहीं, पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। बस हमें ये याद रखना है कि हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या हुआ, बेसिकली दोनों 90 डिग्री के अप्रॉक्स लग रहे हैं, फिर भी उनको θ1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या कर लिया हम, θ1 हो गया। टेल टू टेल एंगल 0 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंगल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, θ1। ठीक है, अब अपने पास दूसरी चीज आती है, ए और सी के बीच में आपसे एंगल पूछ रखा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, ए और सी के बीच में आप ये एंगल देख लीजिए, θ2 आपका टेल टू टेल कनेक्टेड, एंगल लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। तो ये एंगल भी अपना बिल्कुल परफेक्ट है, कोई झोल नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, फिर आता है अपना सी और बी के बीच में अपना थर्ड क्वेश्चन जो पूछ रखा हमसे, तो सी और बी के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल बन रहा है आपका सी और बी के बीच में, इसको हमने नाम दे दिया क्या, θ3। टेल टू टेल कनेक्टेड, सी और बी क्या है, टेल से टेल कनेक्टेड, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल करनी है हमें, कि जो थीटा है वो 0 और 180 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए, बिल्कुल 0 और 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपका ए और सी के बीच में एंगल कौन सा आ गया, ए और सी के बीच में आपका आ गया θ2। ठीक, सी और बी के बीच में क्या आ गया, θ3 आ गया। ठीक,
तो ये आपके आंसर्स आ गए और मजे मजे में आपने एंगल भी फाइंड आउट करना सीख लिया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। और एक बार हम फिर से इसको समराइज करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आप क्या बता दीजिए, हमें एंगल बता दीजिए। हमको कंडीशन क्या क्या याद रखनी है? अपनी कंडीशन हमें याद रखनी है कि या तो हमें टेल से टेल को कनेक्ट करना है या फिर हमें हेड से हेड को कनेक्ट करना है। साथ ही साथ जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में ही रखना है। क्या करना है? 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपकी जो वेक्टर्स दे रखे हो वो टेल से टेल या फिर हेड से हेड नहीं कनेक्ट है, तो क्या करना हमें? उनको पैरेलल शिफ्टिंग करनी है। सिंपली उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके या तो हम टेल से टेल को जोड़ देंगे या फिर हेड को हेड से जोड़ देंगे। और उनके बीच का जो छोटा वाला एंगल होगा जो 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, उस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, वही होगा उन दोनों के बीच का एंगल। ठीक, आपको समझ में आ गया? ठीक है, आप नोट कर लीजिए और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। ये आपका टॉपिक क्या खत्म, एकदम साफ। तो भाई साहब अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी वेक्टर का हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी सा है, मजे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना टॉपिक क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक, क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में अगर हम देखें तो क्या निकल के आता अपने पास कि सपोज कीजिए, आपको कोई एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अच्छा, कंपोनेंट मतलब होता क्या पता है? कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ है आपके पास, सपोज कर लो ये, इसका जो आई कैप है यानी कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, उसके अलॉन्ग इसकी क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, वही होता है इस वेक्टर का हर एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट। ठीक है, मतलब इसका कितना पार्ट उस एक पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में है, उस एक पर्टिकुलर एक्सिस की डायरेक्शन में है, वही होता है इस वेक्टर ए का उस वेक्टर की उस एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट। ठीक है, समझ में आया? फिर से बताता हूं। वेक्टर ए सपोज दे रखा है, ठीक है, इसका जो पार्ट, इसका कितना पार्ट एक पर्टिकुलर एक्सिस की डायरेक्शन में है, वही जो वैल्यू होती है वही होता है इस वेक्टर का उस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। सपोज कर लो आपके पास दो एक्सिस है, क्या है? दो एक्सिस है, एक अपना एक्स एक्सिस, एक अपनी वाई एक्सिस। अब हमने किया क्या यहाँ पे करना क्या था हमें? सिंपली चीज हमने किया भाई कि कोई एक वेक्टर दे रखा था हमको। सपोज कर लीजिए आपके पास ये वेक्टर सी है, ठीक, यहाँ पे मान लो आपको दे रखा है एंगल क्या? थीटा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इसका वेक्टर हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। हमें क्वेश्चन में बोल रखा, हमको क्या दिया था क्वेश्चन में? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखी थी, उनके बीच में कहीं एक हमें वेक्टर दे रखा था जिसका नाम था सी वेक्टर, जो कि एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल पर कहीं पे लाई कर रहा था। ठीक है, तो ये जो थीटा होता है ना, ये एंगल पता है क्या होता है? ये जो एंगल होता है ना, एंगल ये बेसिकली ना उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है कि वो वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन अगर आपको किसी चीज की पता करनी है ना, तो अगर आपको उसके एंगल के बारे में पता ना, किसी एक प्लेस से किसी एक एक्सिस से, तो आप उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन वेरीफाई कर सकते हो। ठीक, तो सिंपली कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेक्टर सी है जो कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कहीं थीटा डिग्री पर लाई कर रहा है। आप उनको उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या बता दीजिए? कंपोनेंट बता दीजिए। कर लेते हैं कंपोनेंट।
कर लेते हैं इस वेक्टर का रेजोल्यूशन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या करना है, इसके लिए एक छोटा सा चीज याद रखेंगे कि जिसका थीटा उधर ही कॉस थीटा। क्या, जिसका थीटा उसका कॉस थीटा। ठीक, ये थोड़ा हिंदी हो गई बट थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, मजा आएगा समझने में आपको। ठीक, क्या बोल रहा है कि जिसने बनाया थीटा उसको मिलेगा कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा के जो परपेंडिकुलर होगा उसको मिलेगा आपका साइन थीटा। ठीक है, क्या बोला कि जिसने बनाया थीटा, इस वेक्टर के साथ जिसने बनाया थीटा उसको मिलेगा आपका कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा के जो परपेंडिकुलर होगा उसको मिल जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक, अगर आपने ये समझ लिया ना तो फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर करने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं मैं कि जिसने बनाया थीटा, थीटा किसने बनाया यहाँ पे, एक्स एक्सिस ने, तो उसको मिलेगा क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसको मिलेगा, यहाँ पे थीटा किसने बनाया, एक्स एक्सिस ने, कॉस थीटा किसको मिलेगा, एक्स एक्सिस को। बिल्कुल सी बात है, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है आपकी, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक, ठीक है, तो अब इस वेक्टर का हम कंपोनेंट करके लिखते हैं। तो इस वेक्टर का अगर आप कंपोनेंट करके लिखोगे, जो वेक्टर सी है आपके पास, तो आपकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी पता है, तो आपकी वैल्यू आएगी सी कॉस थीटा एंड सी साइन थीटा। ठीक, क्या आया, वेक्टर सी जो है इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो है सी कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो क्या है, सी साइन थीटा। तो जो कंपोनेंट होते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, सी वाई जो कंपोनेंट है वेक्टर का, और ये जो सी एक्स कंपोनेंट है वेक्टर का वो क्या है, सी कॉस थीटा। ये भाई साहब है क्या, सी साइन थीटा। ठीक, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। इसको आप अगर नोट करना चाहिए कि जिसका थीटा मतलब जिसने बनाया थीटा उसको मिला कॉस थीटा, तो आप नोट कर सकते हैं, वरना हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक, तो हटा दूं उसको, डिलीट। क्या किया, फिर से वही दो ही एक्सेस दे रखे हैं भाई साहब, गरीबी आ गई, 3 पे तो आ ही नहीं पा रहे। बीच में फिर कहीं अपना वेक्टर ए दे दिया है, थीटा दे रखा हमको, कह रहा है कि इसका कंपोनेंट हमको करके बता दीजिए आप। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस वेक्टर ए का क्या कर दीजिए, कंपोनेंट कर दीजिए और हमें बता दीजिए, तो बड़ा फायदा वाली बात हो जाए। तो ठीक है भाई साहब, बता देते हैं हम। करना क्या है, रूल है, रूल याद होना चाहिए। रूल क्या करना है, याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए रूल में, कि जिसने बनाया थीटा, जिसने बनाया थीटा उसको मिलेगा कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाले को क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर वाले को नहीं, इसके परपेंडिकुलर वाले को, जिसको मिलेगा कॉस थीटा ना, उसके परपेंडिकुलर वाले को मिलेगा साइन थीटा। ठीक है ना, तो यहां लाके किसी वेक्टर को आप दे दियो साइन थीटा तो गड़बड़ हो जाएगी बात। ध्यान क्या रखना हमें, कि जिसने बनाया थीटा उसको दे दिया हमने कॉस थीटा, तो दे देते हैं कॉस थीटा इनको। तो अब की बार वाई एक्सिस पे क्या आएगा, ए कॉस थीटा। ठीक, और इसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो होगा एक्सिस, उसको मिल जाएगा आपका साइन थीटा। तो यहां क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो ये हो गया आपका y कंपोनेंट वेक्टर ए का, ये हो गया आपका x कंपोनेंट वेक्टर ए का। ठीक, बहुत इजी सी चीज है, समझ लीजिए, बहुत इजी सी चीज है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक, अभी इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है,
तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसको हटा दूं। ये एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि वेक्टर, असली वेक्टर यहीं से शुरू होते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, आपके पास 2 वेक्टर है, आपके पास 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या है उनको, पढ़ना में क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर, उनको जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, देखते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तो एक बेसिक तरीका है, पहला जो मेथड आपका है वो है हेड टू टेल मेथड। क्या है आपका, हेड टू टेल मेथड, हेड टू टेल मेथड। पहला तरीका क्या आपका, हेड टू टेल मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बेसिक मेथड बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी सा होता है, तो मजा आएगा आपको करने में, बट कोई यूज नहीं होता है इसका खास, क्वेश्चंस में इसका कोई खास यूज नहीं होने वाला आपका। क्या है, हेड टू टेल मेथड या फिर बेसिक मेथड। एक और नाम इसको दिया गया है, वो क्या है, और मतलब या, मतलब दूसरा नाम। तो दूसरा नाम क्या दे रखा है इसका, पॉलीगन मेथड। ठीक, तो एडिशन वेक्टर का पहला मेथड क्या आता है, हेड टू टेल मेथड, बेसिक मेथड या फिर पॉलीगन मेथड। ठीक, नाम तो 3 दे रखे हैं, यूज कोई खास नहीं है क्वेश्चन लगाने में। चलिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। ठीक, आपके पास है एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए, एक वेक्टर है आपके पास ये वेक्टर बी। ठीक, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि भैया वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या कर दीजिए, हमको एडिशन करके बता दीजिए। मतलब वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी हमको आप क्या कर दीजिए, बता देते तो बड़ा सही हो जाता। ठीक है, बता देंगे, क्या कर देंगे, बता देंगे यार। अच्छा, जो इसका वो आता है ना आंसर, उसको हम वेक्टर आर से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ए प्लस बी को हम बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या बता देते हैं, रिजल्टेंट बता देते तो बड़ा सही हो जाता। तो बता देते हैं। करना क्या है, ये नाम में दे रखा है, करना क्या है, नाम में ही दे रखा है कि करना क्या है। क्या करना है कि इन दोनों वेक्टर को ना हेड से टेल को जोड़ना है। मतलब पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ना है। ठीक, क्या करना है, पहले वेक्टर का हेड लेना है क्योंकि पहले क्या आ रहा है, हेड, और फिर क्या करना है, दूसरे वेक्टर की टेल को उससे क्या कर देना, जोड़ देना है, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, ये आपका वेक्टर ए हो गया। ठीक, इसको हमने पैरेलल शिफ्टिंग की, यहां लेके आए, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। क्योंकि ना तो हमने उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस लाए, ना तो हमने उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस लाए, तो ना तो वेक्टर बी की वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा, ना तो वेक्टर ए की वैल्यू में कोई डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, अब ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी, हमने क्या कर दिया, हेड टू टेल कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब हमें चाहिए, ये तो वेक्टर ए वेक्टर बी हो गया, अब हमें चाहिए इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, इनिशियल वेक्टर के टेल को
इनिशियल वेक्टर के जो इनिशियल या फिर फर्स्ट वेक्टर होगा, इनिशियल और फर्स्ट वेक्टर होगा, FIRST फर्स्ट वेक्टर होगा, इसका क्या करेंगे, इसके टेल को किससे जोड़ना है, हेड से जोड़ना है, किसके, फाइनल वेक्टर के या फिर लास्ट वेक्टर, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इनिशियल वेक्टर के या फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल को फाइनल या फिर लास्ट वेक्टर के क्या करना है, हेड से जोड़ देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड की तरफ होगी। इस रिजल्टेंट वेक्टर की क्या डायरेक्शन, और ये जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना वेक्टर आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वेक्टर आर हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। और ये आपका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का एक छोटा सा रूल हो जाएगा। ठीक, तो हमें दो चीजें फॉलो आउट करनी, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने में बेसिक मेथड से या फिर पॉलीगॉन मेथड से। करना है क्या है, पहले हेड टू टेल हमें जोड़ना है दोनों वेक्टर्स को, या फिर जितने वेक्टर दिए उन सबको हेड टू टेल कनेक्ट करते जाना है। ठीक है, कैसे कनेक्ट करते जाना है, पहले वाली की हेड से सपोज कर लीजिए इसका टेल है, ये इसका हेड है, पहले वाली की हेड से दूसरे वाले के टेल को ऐड करना है, फिर दूसरे वाली के हेड से तीसरे वाले के टेल को कनेक्ट करना है, और फिर फर्स्ट वाले के टेल से फाइनल वाले के हेड को आपस में कनेक्ट करके एक वेक्टर मिलेगा, और वो जो वेक्टर मिलेगा फर्स्ट और फाइनल को कनेक्ट करके वही होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये इतनी चीज समझ में आई। अभी इसको एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जब हम बढ़ाने वाले हैं इसको 2 से 3 वेक्टर करके देख लेते हैं, फिर 4 जितने भी चाहे कर लो, मैं 3 वेक्टर करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, इधर रहते थोड़ा। ठीक, अब की बार क्या है, क्या एग्जांपल दे रखा होगा और क्या, क्योंकि उसी से तो बढ़िया से समझ में आता है। एग्जांपल से ही बढ़िया समझ में आता है, तो उसी से समझेंगे। एक वेक्टर ए दे रखा है पहले वाला ही, एक वेक्टर बी दे रखा है पहले वाला ही। ठीक, वेक्टर ए, वेक्टर बी, एक वेक्टर सी भी दे दिया भाई सामने। ठीक, चलिए अब इसको करके ही देख लेते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग का यूज यहाँ भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, इसीलिए बोल रहा था कि पैरेलल शिफ्टिंग बहुत ही छोटा सा तो है पर यूज बहुत ज्यादा लेके आता है ये वेक्टर में। तो क्योंकि यहाँ भी देखिए पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला, आगे लगभग हर चीज में पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया आपका क्या, वेक्टर ए यहां लगा दिया हमने। ठीक, फिर क्या किया, वेक्टर बी को क्या करना है, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले का हमें क्या करना है, टेल लाके कनेक्ट करना है। ठीक, ठीक कर देंगे यार। ये क्या हो गया, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले क्या कनेक्ट हो गया, टेल कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करना है, ये कौन सा वेक्टर आ गया अपना, वेक्टर बी आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि तीसरे वाले के टेल को दूसरे वाले के हेड पे लाके कनेक्ट करना है, मतलब जो आने वाला है उसके टेल को, और जिससे जो है अभी हमारे पास उसके हेड से लाके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कनेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे भी। ठीक, ये आ गया क्या आपका, ये अपने पास आ गया क्या, वेक्टर सी आ गया। ठीक है, तो ये सब अरेंज हो चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट तो पहला वाला फॉलो हो गया। अब हमारे पास 3 वेक्टर थे, तीनों अरेंज हो गए। अब क्या करना है हमें, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। क्या करना है हमें, अब हमें रिजल्टेंट बताना है। ठीक, क्या करना है, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी
और प्लस का वेक्टर c, इसका क्या करना था, रिजल्टेंट बताना। तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना, इसके लिए क्या करते हैं, इनिशियल या फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल को फाइनल या फिर लास्ट वेक्टर के हेड से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जो वेक्टर बन के आता है वही होता है हमारा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। क्या होता है, वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कनेक्ट कर देते हैं। ये कर दिया हमने, क्या कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। पहला वेक्टर क्या था, इनिशियल वेक्टर, वेक्टर ए। फाइनल वेक्टर कौन सा था, सी वेक्टर था। तो इसके टेल से इसके हेड को कनेक्ट कर दिया। अब जो इसकी लेंथ होगी वो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इसका डायरेक्शन होगा। ठीक, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसको फाइंड आउट करने का क्या है, तो फॉर्मूला नहीं, आप इसको मेजर करके कर सकते हो। क्या करोगे आप, इसको स्केल लगा के क्या करोगे, मेजर कर लोगे। इन सबको भी मेजर कर करके स्केल से आप बना लोगे। फिर फाइनली इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप मेजर कर लोगे, डायरेक्शन आप यहाँ से देख लोगे। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये आपका ये वैल्यू आ गई। क्या आ गया, ये आ गया वेक्टर आर। क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी, इसका जो रिजल्टेंट था वो आ गया हमारा ये। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको, नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें तो। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको फटाफट से समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक लास्ट लेक्चर से यानी कि यूनिट वेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व आउट किया। बहुत इजी से था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा मुझे लगता है। फिर हमने पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ी, फिर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पढ़ा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, मान लीजिए कोई आपके पास वेक्टर ए है, उसका वैल्यू दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिंपली क्या करना है हमें, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है कि रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर यानी कि आई कॉफिशिएंट ऑफ आई के स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे के स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर करके उसका रूट लेके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट इसके बाद आता है। तो पैरेलल शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, सिंपली पैरेलल शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट में हम किसी भी वेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं। बस हमें ख्याल का रखना होगा, क्या रखना होगा उसका ख्याल, कि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, क्या क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। यानी कि उसके एंगल और उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो उस वेक्टर का जो वैल्यू होगी ओवरऑल उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आया, अपना एंगल फाइंड आउट करने का है, जिसमें आपको पैरेलल शिफ्टिंग का बहुत ज्यादा यूज पड़ा। तो एंगल फाइंड आउट करने में हमें दो कंडीशंस मिली वहां पे भी। पहली कंडीशन क्या थी कि जो भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, या तो उन्हें आप टेल टू टेल कनेक्ट करोगे, या फिर उन्हें क्या करोगे, हेड टू हेड कनेक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, या तो भाई साहब टेल टू टेल या तो हेड टू हेड कनेक्ट कर दो, तो आपका एंगल आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या था एंगल का, दूसरा कंडीशन ये था कि जो एंगल होगा यानी कि जो थीटा होगी वो 0 के इक्वल या फिर उससे ग्रेटर और 180 के इक्वल या फिर उससे लेस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 0 और 180 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करते होना चाहिए। फिर दूसरा चीज हमने पढ़ा कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कंपोनेंट का बहुत ही सिंपल सा फंडा था कि कोई भी वेक्टर एक पर्टिकुलर एक्सिस की डायरेक्शन में जितना पार्ट है वही उसका उस पर्टिकुलर एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है, कंपोनेंट होता है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा छोटा सा ट्रिक था कि जिसने बनाया थीटा उसको मिलेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा के परपेंडिकुलर वाले को मिल जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, इससे हमने एक कंपोनेंट फाइंड आउट किया। फिर एक बेसिक मेथड पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर का, जिसमें हेड टू टेल मेथड या फिर बेसिक मेथड या फिर पॉलीगन मेथड पढ़ा। ठीक है, और ये हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व आउट किए हैं। तो और ये तो हो गया कि वेक्टर्स को आप कैसे ज्वाइन करेंगे। पहले वेक्टर इसमें क्या करना था, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ऐसे ही आगे ग्रो करते रहेंगे। जैसे जो नया वेक्टर होगा उसको पुराने वेक्टर के हेड से ले जाके नए वेक्टर का टेल कनेक्ट कर देंगे, आपका एक पॉलीगन बनके तैयार हो जाएगा। और फिर रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर यानी कि या फिर जो इनिशियल वेक्टर होगा उसके टेल को फाइनल वेक्टर के हेड से ले जाके कनेक्ट कर देंगे। तो जो वेक्टर आपका बन के आएगा वो वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन के आएगा। ठीक है,
तो आज के टॉपिक में बस इतना ही था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।